एहतसाब सेल ने एक सनती और तिजारती इदारे शॉन ग्रुप के मालिक नासिर हुसैन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके उनसे कौमी खजाने के 1.5 अरब रुपए वापस लेने के इक़दाम किए हैं। नासिर हुसैन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का करीबी साथी था। इसी असर रसूख की बिना पर शॉन ग्रुप ने तिजारती और सनती सरगर्मियों के नाम पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। हेलो, नासिर बोल रहा। नासिर हुसैन साहब, आप ये फरमाएं कि आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? इस वक्त मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा कारोबार है, आप न्यूयॉर्क क्यों बैठे हुए हैं? न्यूयॉर्क बेसिकली इसलिए बैठे हुए हैं कि जो एहतसाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसकी वजह से हमने ये देखा कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो जब तक तमाम चीजें जो गवर्नमेंट से नेक नीयती से कर रहे हैं वो सेटल ना हो जाए, उस वक्त तक बेहतर है कि आदमी बाहर से रह के चीजों को वॉच करे। आपके जिम्मे हुकूमत के कितने वाजिबात हैं जो आपने कर्जों और दूसरी मराहत के सिलसिले में हासिल किए? जो भी कर्जे हैं टोटल वो हमारे मेरे ख्याल से 130 करोड़ रुपए के बनते हैं। नासिर हुसैन और शॉन ग्रुप के वाजिबात की रकम मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 करोड़ रुपए के लगभग है। ये रकूम किस तरह हासिल की गई, कहाँ खर्च हुई और इसके पसे पुश्त किरदार कौन थे, ये एक दिलचस्प दास्तान है। नासिर हुसैन ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से बोली देकर नेशनल फाइबर्स लिमिटेड 76 करोड़ रुपए में खरीदी। रकम का 40% यानी 30 करोड़ रुपए कंपनी का कब्जा लेते वक्त अदा किए गए। 40 करोड़ रुपए अभी तक वाजिबुल अदा हैं। इस कंपनी के नाम पर नासिर हुसैन ने अपने सरपरस्तों की मदद से मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 75 करोड़ रुपए के कर्जे ये कहकर लिए कि कंपनी की पैदावार दुगनी की जा रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि कंपनी डूब रही थी और कर्जे हड़प किए जा रहे थे। कंपनी का सबसे बड़ा कारखाना तवील अरसे से बंद पड़ा है और बैंकों की रकूम इस कंपनी के जिम्मे है। नासिर हुसैन ने पाक चाइना फर्टिलाइजर भी प्राइवेटाइजेशन के तहत बोली देकर तकरीबन 46 करोड़ रुपए में खरीदी। 18 करोड़ रुपए अदा किए गए और 28 करोड़ रुपए की बाकी रकम अभी वाजिबुल अदा है। जब यह कारखाना नीलाम हुआ तो इसके जिम्मे कोई कर्ज नहीं था। नासिर हुसैन ने पाक चाइना फर्टिलाइजर के असासों पर मुख्तलिफ बैंकों और मालियाती इदारों से 66 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। इनमें से 63 करोड़ रुपए की रकम खुर्द-बुर्द कर ली गई और नौबत यहां तक आ गई कि 3 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा न होने की वजह से कारखाने की बिजली कट गई। बिजली की तरह सुई गैस के 3 करोड़ रुपए के बिल भी अदा न किए जा सके। फिर भला कारखाने में काम क्या होना था? अपनी कारोबारी सरगर्मियों को वुसअत देने की खातिर, बल्कि यूं कहिए कि बैंकों से मजीद कर्जे बटोरने की खातिर नासिर हुसैन ने शॉन रिफाइनरी कायम करने का प्रोग्राम बनाया। इस मंसूबे के लिए एक कंपनी बनाई गई और कागजों में यह जाहिर किया गया कि एक गैर मुल्की फर्म हॉब्स बैनरमैन इंजीनियरिंग कंपनी को 54 करोड़ रुपए पेशगी अदा कर दिए गए हैं। ये कागजात बैंकों से कर्जे लेने के लिए इक्विटी के तौर पर पेश किए गए। ये महज जालसाजी थी, लेकिन नासिर हुसैन की रसाई ऐवान इक़्तिदार तक थी। शॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वफ्द ने आज इस्लामाबाद में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की। वफ्द ने वजीर आजम को बताया कि शॉन ग्रुप पोर्ट कासिम में तेल साफ करने का एक कारखाना लगा रहा है। कारखाने की गुंजाइश 30 लाख मैट्रिक टन सालाना होगी। मंसूबे पर 10 करोड़ डॉलर लागत आएगी। तेल साफ करने का ये कारखाना 21 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में सन 1996 के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्रुप बदीन में भी तेल साफ करने का एक छोटा कारखाना लगाएगा। वजीर आजम ने मंसूबे में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और मंसूबे पर अमल दरामद के लिए शॉन ग्रुप को हुकूमत की हिमायत का यकीन दहानी कराई। बेनजीर हुकूमत की तरफ से ये हिमायत इस अंदाज में हुई कि आसिफ अली जरदारी की मदद से नासिर हुसैन ने मुख्तलिफ कौमी मालियाती इदारों से 20 करोड़ रुपए की रकम ऐंठ ली। स्टेट लाइफ से हमने रिफाइनरी के मद में 10 करोड़ रुपए इक्विटी के शेप में लिए। NIT से हमने 4 करोड़ 90 लाख रुपए इक्विटी के शेप में लिए और हमने एलाइट बैंक से 5 करोड़ हमने इक्विटी के शेप में लिए। ये पैसा हमारे पास जो तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनता है ये हमने लिया। 20 करोड़ रुपए की रकम लेने के बावजूद रिफाइनरी पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा करने का इरादा ही नहीं था। इस मामले में आसिफ अली जरदारी का जिक्र अफसाना तराजी नहीं। रिकॉर्ड पर ऐसी दस्तावेजात मौजूद है कि नासिर हुसैन ने आसिफ जरदारी के नाम नोट लिखा कि वो हबीब बैंक के सदर यूनुस डालिया और नेशनल बैंक के सदर सईद काजी से रकूम की अदायगी के लिए बात करे। पैराग के चेयरमैन डॉक्टर चौधरी ने इस मंसूबे के बारे में कोई नुक्ता उठाया
तो उन पर भी आसिफ जरदारी से दबाव डलवाया गया। एनडीएफसी के चेयरमैन ने कहा कि शॉन ग्रुप के मंसूबे नाकाबिले अमल हैं, तो उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया। साबिक वजीर आजम और उनके शौहर के साथ शॉन ग्रुप के करीबी ताल्लुकात का अंदाजा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम नासिर हुसैन के उस खत से लगाया जा सकता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने आपको जो रोलेक्स सेट पेश किया था उसे संभाल कर रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस जरूर जाता था। कोई शक की बात नहीं है कि मेरे उन लोगों से जाती मरासिम थे। वो इसलिए थे कि मैं उनके साथ बाहर के बैरूनी मुल्कों पे ऑफिशियल डेलीगेशन के तौर पे जाता था। वहाँ मेरी बेसिकली जब हमारे जो पुराने मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, उनसे सफर में पर्सनल रिलेशनशिप थी, बेनजीर साहबा से भी थी। तो हम कारोबार की जैसी चीजें थी, हमारी हम रिफाइनरी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे या मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, उनको जाके रिक्वेस्ट करते थे। हमारे और डेलीगेशन जाते थे। मेरे पास ऐसी एविडेंस है काफी, जो हमारे जैसे और बड़े कारोबारी लोग अपना वहाँ जाती मफाद में कह लीजिए या जाती चीजों को सेट करने को जाते थे। ये नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं करना चाहता हूँ कि मतलब हमारे कोई उनसे ऐसे कारोबारी ताल्लुकात नहीं थे, हमारे उनसे यकीनन कारोबारी ताल्लुकात थे। नासिर हुसैन को साबिक हुकूमत ने यूरिया खाद भारत को बरामद करने की इजाजत भी थी। इस गलत फैसले से मुल्क की ज़राई पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन पैसा बनाने वालों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। पैसा बनाने की हवस इतनी बेलगाम थी कि टेक्सटाइल कोटे के लिए मुख्तलिफ फर्जी कंपनियां बनाकर कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान पहुंचाया गया। ये सारा पैसा सनतों के क़याम, तिजारती मकासद या कारोबारी सरगर्मियों के लिए नहीं, बल्कि शाहाना ठाट बाट से जिंदगी गुजारने के लिए था। ये बड़े बड़े बंगले, सजे सजाए दफ्तर, लंबी लंबी और दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां और शौक़ परवाज की तकमील के लिए हवाई जहाज। शॉन ग्रुप के इन मामलात पर एहतसाब सेल ने हाथ डाला तो नासिर हुसैन ने कानून की तपिश महसूस की और उसने अपनी गलतियों का एहतराफ कर लिया। ठीक है, उसमें कुछ कोताहियां आई होंगी, वेसेट्स दे रहे हैं इनको इस बात के सिक्योरिटी के तौर पे कि जो हमारा जायज पैसा निकलता है आप ले लीजिए, और हम उस पर एक आवाज भी नहीं निकाले। नासिर हुसैन साहब, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कर्जों की वापसी के लिए हुकूमत से बाकायदा मुआहदा किया है। ये मुआहदा क्या है और कर्जों के इवज आप कौन से असासे हुकूमत को पेश कर रहे हैं? जो प्रॉपर्टियां दी हैं मैं उनको चाहूंगा जरा मैं आपको उनकी तफसील बताऊं। पहली तो ये है, हमने इनको शॉन सेंटर कराची के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पेपर्स दिए हैं जिसकी हमारे हिसाब से वैल्यू 25 करोड़ रुपए बनती है। उसके बाद हमने इनको 200 एकड़ जो पोर्ट कासिम पे हमारी प्राइम लैंड है रिफाइनरी की, हमारी उसकी हमारे हिसाब से 30 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है, गवर्नमेंट के हिसाब से 20 करोड़ बनती है। उसके बाद हमने इनको शॉन सेक्टर लाहौर जो हमारा है उनके पेपर जमाना अमानत और सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, उसकी हमारे हिसाब से 10 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। उसके बाद हमने इनको तकरीबन 40 करोड़ रुपए के बैंक के शेयर्स दे दिए हैं। उसके बाद हमने इनको अपनी बाकी जैसे कि शारा फैसल पे हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एक मरीना पे प्लॉट है, उसके बाद हमारी जो छोटी छोटी और चीजें हैं, कुछ घरों के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमने वो तमाम चीजें इनको ओरिजिनल लीज डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स के साथ अमानत और सिक्योरिटी के तौर पे दे दी है, जिसकी मेरे हिसाब से वैल्यू बनती है नॉट लेस देन 75 करोड़ रुपए। इसमें शॉन बैंक के शेयर की वैल्यू शामिल नहीं है। अगर शॉन बैंक के शेयर की वैल्यू भी डालते तो ये सारा टोटल 110-115 करोड़ रुपए बन जाता है। तो ये सारी चीजें हमने दे दी है इनको, और हमने इनको ये भी अंडर द एग्रीमेंट एग्री किया है कि जब ये ऑडिटर ये फिगर को वेरीफाई कर देगा तो हमने गवर्नमेंट को कहा हम और ये दोनों साथ मिलके इसका एक म्यूचुअली कोई प्रोसीजर बना लेंगे और बेच के इन तमाम चीजों को हम हुकूमत के खजाने में जमा करा देंगे और हुकूमत इससे हमारी जो भी जायज कर्जात हैं उनको एडजस्ट कर देगी। इनको जो तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो कि लीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू तकरीबन 75 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद हम ऑलरेडी इनको शॉन बैंक के शेयर्स वगैरह जो सिक्योरिटी के तौर पे दे चुके हैं। अगर उसको मार्केट में अल्लाह न करे बेचा जाए तो उसकी आज भी वैल्यू 40 करोड़ रुपए आराम से मिल सकती है। उसके बाद जो हमने ऑलरेडी 38 करोड़ रुपए इनके एडजस्ट करा दिए, तो अगर इन सबको आप जमा कर लें तो ये हमारा इनसे टोटल सेटलमेंट पैकेज जो हुआ है ये 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट के मद में ऑलरेडी 40 करोड़ रुपए उनको वसूल हो गए हैं नोटों की शक्ल में, और बाकी इनको ये अमाउंट की तकरीबन 110 करोड़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, जो गवर्नमेंट
اگر ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آڈیٹرز جو فیصلہ کرتے ہیں نکلتا ہے تو وہ اس کو بیچ کے ایڈجسٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم ایک میوچولی سسٹم ایگری کر لیں گے کہ کس کو بیچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ ہم سے اس طرح سے ہم نے اس کو فائنل کیا ہے۔ میں اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر گورنمنٹ کی اس سیٹلمنٹ اور اس ایگریمنٹ کرنے میں نیت جو کہ مجھے لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ایگریمنٹ تو میں اپنے اور دوسرے کاروباری بھائیوں کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ وہ آگے بڑھیں اور حکومت کے قرضے کم کریں۔ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ملکی معیشت بحال ہو اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے۔ احتساب سیل کی مؤثر کارروائی کی بدولت ناصر حسین تقریباً 1.5 ارب روپے کی رقم جمع کرانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اگر دوسرے نادہندگان بھی اپنی غلطی کا احساس کریں اور قومی خزانے کی رقم واپس کر دیں تو وہ قانون کی گرفت سے بچ سکیں گے، ورنہ انہیں عدالتوں سے عبرتناک سزا ملے گی۔